मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। अभी हम पिछले 3-4 अध्याय अरस्तू की पढ़ चुके हैं। उसके कई विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अरस्तू विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति कैसे होती है और क्यों होती है, क्या उसके लिए अपनाया जाना चाहिए, क्रांतियों को कैसे रोका जा सकता है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में हमें समझाने का प्रयास करता है। विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्थाओं की विवेचना करने के बाद विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांतियाँ कैसे होती हैं, इन सब के बारे में अरस्तू हमें समझाने का प्रयास करता है। प्रजातंत्र में क्रांति अरस्तू के अनुसार संपूर्ण अर्थ में समानता की भूख प्रजातंत्र में क्रांति करने वाला एक प्रमुख कारण है। प्रजातंत्र में ये वाग्वीर नेता कभी तो धनिक वर्ग पर प्रहार करते हैं और कभी जन कल्याण को धनिक वर्ग के विरुद्ध उत्तेजित करते हैं। इस प्रहार प्ररूप में प्रजातंत्र में रहने वाले धनिक वर्ग के लोगों पर होते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ये ही जनसाधारण में अपनी लोकप्रियता बनाए रख सकते हैं। अरस्तू के अनुसार यदि वाग्वीर प्रजातंत्र में सेनापति पद पर आरूढ़ हैं तो उसकी कार्यवाहियाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर निरंकुश तंत्र को जन्म देने वाली सिद्ध होती हैं। धनिक तंत्र में क्रांतियाँ कैसे और क्यों होती हैं? धनिक तंत्र का आधार ये सिद्धांत है कि जो लोग किसी एक बात में असमान हैं, ये सब बातों में बिल्कुल भिन्न होते हैं। इसी असमानता के आभास के कारण सरकार द्वारा जनसाधारण की उपेक्षा की जाती है एवं अनुचित व्यवहार किया जाता है। जब जनसाधारण की दयनीय स्थिति पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो शासक वर्ग के ही किसी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को जनसाधारण का नेता बनाने का अवसर बड़ी सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। धनिक तंत्र की कब्र धनिक तंत्र के स्वार्थ खोदते हैं। वे हर तरफ से अपने स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। धनिक तंत्र में क्रांति का सूत्रपात उस स्थिति में भी हो जाता है जब शासक वर्ग के कुछ लोग फिजूल खर्ची द्वारा अपनी समस्त संपत्ति का स्वाहा कर देते हैं। अरस्तू का ये भी कहना है कि धनिक तंत्रों में संपत्ति के आधार पर मतदान का निर्णय किया जाता है। वहाँ आर्थिक समृद्धि के कारण मतदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि हो सकती है। कुलीन तंत्र में क्रांति अरस्तू कहता है कि जब ये धारणा पैदा हो जाती है कि वे श्रेष्ठता में शासक वर्ग के अनुरूप हैं तो कुलीन तंत्र में विग्रह का समारंभ प्रारंभ हो जाता है। यह जब सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है अथवा जब तेजस्वी पुरुषों को शासन संचालन का गौरव प्राप्त नहीं होता, तब कुलीन तंत्र में क्रांति की स्थिति पैदा हो जाती है। अर्थात जहाँ असमानता की स्थिति आती है, जहाँ श्रेष्ठ व्यक्तियों को श्रेष्ठ नहीं माना जाता, तो फिर वहाँ पर क्रांति हो जाती है। राजतंत्र में क्रांति राजतंत्र को अरस्तू उन विधानों में मानता है जिनको बाहरी कारण सहायता नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन आंतरिक उनकी जो कमजोरियां हैं वो उनको नष्ट कर देती हैं। राजतंत्र में राज परिवार में आंतरिक कलह अथवा राजा के निरंकुश बनने के प्रयास करने पर विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती है। इस प्रकार से निरंकुश तंत्र में क्रांति के पीछे भी अरस्तू के कुछ अपने सिद्धांत हैं। निरंकुश तंत्र में क्रांति व्यक्तिगत स्वार्थों की असीमित रूप में पूर्ति के उद्देश्य को लेकर होती है। असहाय, अपमान, संपत्ति का अपहरण आदि सब कुछ प्रमुख प्रकार के अन्यायपूर्ण उत्पीड़न कहे जा सकते हैं। इस प्रकार अत्यधिक भय तथा तिरस्कार की भावना भी निरंकुश विधानों के हित में नहीं होती है। आंतरिक कलह तथा विग्रह भी निरंकुश तंत्र को नष्ट कर देता है। अरस्तू जब हमें अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में क्रांति के बारे में बताता है और ये कहता है कि हर प्रशासनिक व्यवस्था में या हर राजनीतिक व्यवस्था में क्रांति क्यों होती है, तो वह इस क्रांतियों को रोकने के हमें कुछ उपाय भी सुझाता है। अरस्तू ने क्रांतियों के कारणों का ही विश्लेषण नहीं किया, अपितु एक चिकित्सक की भांति उनके निदान के उपाय भी बताए हैं। डैनिंग के अनुसार अरस्तू क्रांतियों को उत्पन्न करने वाले कारणों की विस्तृत सूची देने के पश्चात उसके समान की प्रभावदेह उत्पादकता तो रोकने वाले उपायों की सूची भी देता है। अरस्तू कहता है कि संविधान के प्रति लोगों में आस्था होनी चाहिए। शासक वर्ग इस बात पर हर संभव प्रयास करे कि जनता कानून की आज्ञाओं का पालन करे, उनका उल्लंघन नहीं करे। शासक एवं शासितों में सद्भाव की भावना होनी चाहिए। उनमें आपस में समकक्ष आने वाली समस्याओं से अवगत कराएं। शासित अपनी समस्याएं शासकों के समक्ष रखें तथा संवाद की स्थिति को बनाए रखें। विधि का शासन भी क्रांतियों को रोकने में एक सफल कारगर उपाय सिद्ध हो सकता है।
विधि का शासन सदा अच्छा होता है क्योंकि इसमें विधि द्वारा शासक की महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। समानता का व्यवहार, हर व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। जो व्यक्ति योग्य हैं उनको उनके पदों पर दिया जाना चाहिए। शासक पदों की अवधि 6 मास की होनी चाहिए। थोड़े समय के लिए शासनारूढ़ व्यक्ति अन्याय नहीं कर सकता है। मध्यम वर्ग की प्रधानता, समाज के अंदर मध्यम वर्ग मर्यादा एवं स्वामित्व का हामी रहता है, इसलिए मध्यम वर्ग की प्रधानता हर समाज में होनी चाहिए। आर्थिक समानता भी समाज में क्रांति को रोकने का एक अच्छा कारगर उपाय है। समाज में आर्थिक असमानता कम से कम हो। धन का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि न तो कोई अत्यधिक धनवान हो न कोई अत्यधिक गरीब हो। समुचित शिक्षा पद्धति के माध्यम से भी बच्चों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे उस व्यवस्था का आदर्श मानते हुए अपने जीवन के अनुसार ढलने का प्रयत्न करेंगे। विदेशी समस्याओं की तरफ जनता का ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। राज्य में विदेशी आक्रमण का भय आदि दिखाकर जनता में देश प्रेम की भावना सदा जागृत रखी जानी चाहिए। राजकीय पदों एवं सम्मानों का न्यायोचित वितरण होना चाहिए। योग्य व्यक्तियों को उनका उचित मान और पद मिलना चाहिए। एक ही वर्ग के व्यक्तियों को अथवा राज्य के एक ही भाग के व्यक्तियों को सारे पद नहीं दिए जाने चाहिए, अन्यथा शेष वर्ग और में असंतोष होने की स्थिति पैदा हो जाती है। परिवर्तनों पर हमेशा शासक को निगरानी रखनी चाहिए कि समाज में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। धनार्जन पर भी नियंत्रण होना चाहिए। अरस्तु ने शासकों के धनार्जन पर नियंत्रण रखने की बात कही है। शासकों में परस्पर सद्भाव की भावना भी होनी चाहिए। विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांतियों को रोकने के कुछ और विशिष्ट उपाय भी अरस्तु हमें सुझाता है। जैसे निरंकुश तंत्र में वह कहता है कि शासन समस्त बागडोर अपने हाथ में रखने हुए भी निरंकुश राजा इस प्रकार सफल अभिनय करे कि राजा की निरंकुश नहीं है। कर आदि लगाने एवं उगाने में उसे इस प्रकार दर्शाना चाहिए कि वह जनसाधारण के हित में खर्च करने के लिए इस धन को उपार्जन को ले रहा है। प्रजातंत्र के अंदर क्रांतियों को रोकने के लिए संपन्न लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए एवं उनकी संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। व्यवस्था कम खर्चीली होनी चाहिए। लोक सेवा कार्य भी होने चाहिए। धनिक तंत्र में क्रांति को रोकने के लिए गरीबों की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। धनिक वर्ग द्वारा किसी गरीब के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर उस धनिक को कठोर दंड दिया जाना उचित कहा जा सकता है। अरस्तु की जो ये क्रांति की व्यवस्थाएं हैं उनकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। अरस्तु के अनुसार क्रांति संबंधी जो विचार हैं वो अरस्तु के क्रांति शब्द का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। न केवल राज्य में एवं विधान में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ही उसने क्रांति का माना है, अपितु विधान के स्वरूप में किंचित मात्र होने वाले परिवर्तन को भी वह क्रांति की संख्या देता है। अरस्तु ने क्रांति विषयक विचारों के एक तथ्य में हमें स्पष्ट अवश्य हो जाता है कि क्रांतियाँ शासक वर्ग एवं शासित वर्ग में पाए जाने वाले विरोध को अवसंभावी परिणाम है। अरस्तु के विवेचन में स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक विषमताएं भी क्रांतियों का सृजन करती हैं तथा कुल मिलाकर ये वांछनीय है, समझा जाता है कि हर प्रकार के विधान में स्थायित्व कायम रहे। क्रांतियों को कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं मानता था अरस्तु। इतनी सारी विवेचनाओं और सबके बाद में हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु अपने विचारों द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का हिमायती नहीं था। तथापि यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि उसने क्रांति के कारणों तथा उनके निराकरण के साधनों का एक ऐसा विवेचन प्रस्तुत किया है जो पूर्ण यथार्थवादी है। इसलिए मैक्सी ने लिखा है कि समकालीन राजनीति विज्ञान क्रांति के विश्व के प्रतिकार के लिए इससे अधिक विश्वसनीय उपायों का निर्देश नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स के वे पृष्ठ जो इस समस्या का निरूपण करते हैं राजनेताओं के लिए आने वाले समस्त युगों में मार्ग निर्देशिका का कार्य करेंगे।